नमस्कार दोस्तों, बागड़ी ज्ञानधारा यूट्यूब चैनल में आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है सेकंड ग्रेड परीक्षा के अंदर जो हमारे सिलेबस में है केंद्रीय निर्वाचन आयोग यानी सेंट्रल इलेक्शन कमीशन के बारे में आज अपन पढ़ेंगे। और इस टॉपिक से संबंधित फर्स्ट ग्रेड एंड सेकंड ग्रेड परीक्षा के अंदर एक या दो क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को ज़रूर मिलते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें, सुने इसको बार बार, और दो या दो से अधिक बार यदि आप इसे सुन लेते हैं तो मैं समझता हूँ कि आपका ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। इसके लिए आप बार बार इसे सुने। चलते हैं दोस्तों टॉपिक पर। तो देखिए, केंद्रीय निर्वाचन आयोग जो है इसका वर्णन जो है भाग 15 के अंदर, इसका वर्णन कहाँ है? भाग 15 के अंदर, और अनुच्छेद 324 से 329 तक। भाग 15 केंद्रीय निर्वाचन आयोग और अनुच्छेद 324 से 329 तक है। भारतीय निर्वाचन आयोग की जो स्थापना की गई थी वो कब की गई थी? 25 जनवरी 1950 को, और 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में इसे मनाया जाता है। अब ये सर्वप्रथम कब मनाया गया था मतदाता दिवस? सर्वप्रथम 25 जनवरी 2011 को, सर्वप्रथम 25 जनवरी 2011 को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया था। तत्कालिक उस समय जो राष्ट्रपति थे कौन थे? तात्कालिक राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल थी, और उनके समय 25 जनवरी 2011 को कब मनाया था? सबसे पहले 25 जनवरी 2011 को भारतीय चुनाव आयोग का 61वां स्थापना दिवस मनाया गया था 2011 में, यानी सबसे पहले 25 जनवरी 1950 को तो इसकी स्थापना हुई थी, और 2011 में जब राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल थी उस समय 61वां स्थापना दिवस मनाया गया था इसका। आयोग का सचिवालय कहाँ पर है इसका? नई दिल्ली में, और इसके द्वारा माई वोट मैटर्स न्यूज़लेटर जारी किया जाता है। अब देखिए, जिस समय ये 25 जनवरी 1950 को यह आयोग बनाया था उस समय इसमें कितने सदस्य थे? उस समय एक सदस्यीय आयोग था ये, और जिसके मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। सबसे पहले 25 जनवरी 1950 को केंद्रीय निर्वाचन आयोग जो था वो एक सदस्यीय था, और इसके प्रमुख जो आयुक्त थे वो सुकुमार सेन थे। 16 अक्टूबर 1989 को तारकुंडे समिति की सिफारिश पर यह बहुसदस्यीय हो गया, यानी एक अध्यक्ष और दो सदस्य इसके अंदर, यानी तीन सदस्य हो गए इसमें टोटल मिलाकर के। और इस समय मुख्य निर्वाचन आयुक्त CEC कौन थे? RVS पेरी शास्त्री। तो 1989 में कितने हो गए? 3। 1 जनवरी 1990 को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर पुनः एक सदस्यीय कर दिया इसको, RVS पेरी शास्त्री के द्वारा पुनः इसको एक सदस्यीय कर दिया। 1 अक्टूबर 1993 को दिनेश गोस्वामी समिति की सिफारिश पर पुनः इसको बहुसदस्यीय बना दिया गया, और इस समय मुख्य निर्वाचन आयुक्त TN सेशन थे। भारतीय निर्वाचन आयोग बहुसदस्यीय, यानी एक तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त और दो अन्य निर्वाचन आयुक्त, 3 सदस्य थे इसके अंदर, और ये निर्णय बहुमत से लिए जाते हैं। ये निर्णय कैसे लिए जाते हैं? बहुमत के आधार पर। अब देखिए, कुछ मोस्ट जो फैक्ट हैं एग्जाम की दृष्टि से कि भारत के प्रथम निर्वाचन आयुक्त, तो प्रथम निर्वाचन आयुक्त तो कौन होंगे? सुकुमार सेन। भारत के वर्तमान में 26वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? ज्ञानेश कुमार। 26वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? ज्ञानेश कुमार। भारत की एकमात्र महिला कार्यवाहक मुख्य निर्वाचन आयुक्त VS रमा देवी, ये 16 दिन तक इसने कार्य किया था अपने पद पर। और भारत की अगर आपसे महिला पूछ लिया जाए तो ये कार्यवाहक जो महिला थी मुख्य निर्वाचन आयुक्त के पद पर VS रमा देवी थी। भारत के एकमात्र मुख्य निर्वाचन आयुक्त जिन्होंने राष्ट्रपति का भी चुनाव लड़ा था वो थे TN सेशन। तो सेशन में से आ रहा है, और वो इससे आप राष्ट्रपति की आप तुलना करोगे कि भारत के एकमात्र मुख्य निर्वाचन आयुक्त जिन्होंने राष्ट्रपति का भी चुनाव लड़ा, TN सेशन। राजस्थान के एकमात्र व्यक्ति जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त बने थे, नगेंद्र सिंह, जो डूंगरपुर से थे, वो राजस्थान के एकमात्र व्यक्ति थे जो निर्वाचन आयुक्त बने। क्योंकि बार बार पूछा जाता है कि निम्न में से ऐसा निर्वाचन आयुक्त जो राजस्थान से बना, तो कौन बने थे? नगेंद्र सिंह, डूंगरपुर से थे ये। अब इनकी नियुक्ति के बारे में देखिए, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की जो नियुक्ति होती है
मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्त की जो नियुक्ति है वो भारत का राष्ट्रपति एक चयन समिति की सिफारिश पर करता है, स्वयं नहीं करता ये। इसकी नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति एक चयन समिति की सिफारिश पर करता है। वेरी मोस्ट है ये। चयन समिति में कौन कौन होते हैं? एक प्रधानमंत्री, एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री तथा लोकसभा में विपक्ष का जो नेता होता है वो इस चयन समिति के सदस्य होते हैं। कैबिनेट मंत्री प्रधानमंत्री द्वारा नामित होगा और इस समिति में लोकसभा का विपक्ष का नेता नहीं है तो लोकसभा में सबसे बड़े विपक्षी दल का नेता शामिल होगा। इस समिति में कोई पद रिक्त होने पर भी चयन समिति की सिफारिशें मान्य होंगी। इनका कार्यकाल देखिए, मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो है उसका मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष या दोनों में से जो पहले हो, 6 वर्ष या 65 वर्ष, या तो व्यक्ति की उम्र 65 साल की हो जाए या उसका कार्यकाल पूरा हो जाता है और या फिर 6 साल पूरा कार्य करेगा। अब ये त्यागपत्र देखिए, केंद्रीय निर्वाचन आयोग जो होता है वो त्यागपत्र किसको देता है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं, जबकि अन्य निर्वाचन आयुक्त अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं। मतलब मुख्य निर्वाचन आयुक्त भी और अन्य निर्वाचन आयुक्त जो होते हैं वो सारे मिलकर के राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देते हैं। अब इनके हटाने की परंपरा देखिए, हटाया कैसे जाता है इनको। मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्त दोनों को राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसी प्रकार हटाया जाता है जिस प्रकार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। अन्य निर्वाचन आयुक्तों को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। जो अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं उनको तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। हाल ही में उच्चतम न्यायालय की संवैधानिक पीठ ने कहा कि अन्य निर्वाचन आयुक्तों को भी उसी प्रक्रिया से हटाया जाएगा जिस प्रक्रिया से मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाया जाता है। वर्ष 2009 में मुख्य निर्वाचन आयुक्त एन गोपालास्वामी ने अन्य निर्वाचन आयुक्त नवीन चावला को हटाने के लिए तात्कालिक राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल को सिफारिश की थी, लेकिन नहीं हटाया गया। अब इनके वेतन भत्ते देखिए। इनके वेतन भत्तों का निर्धारण कौन करता है? राष्ट्रपति। और मुख्य निर्वाचन आयुक्त का वेतन वर्तमान में 2,50,000 रुपये निर्धारित है, यानी 2.5 लाख रुपये मिलते हैं मुख्य निर्वाचन आयुक्त को तो, और अन्य निर्वाचन आयुक्त का भी 2,50,000 रुपये, मतलब दोनों का सेम है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त व अन्य निर्वाचन आयुक्तों को उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीश व उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समान वेतन मिलता है। एक बार नियुक्ति के बाद इनके वेतन भत्तों में अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। और मुख्य निर्वाचन आयुक्त व अन्य निर्वाचन आयुक्तों के लिए विशेष योग्यता का उल्लेख संविधान में नहीं है। सामान्यतः भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी IAS के अधिकारी को बनाया जाता है ये मुख्य निर्वाचन आयुक्त। जब मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पद रिक्त हो जाता है तो राष्ट्रपति अन्य निर्वाचन आयुक्तों में से किसी एक को कार्यवाहक मुख्य निर्वाचन आयुक्त बना देता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त व अन्य निर्वाचन आयुक्त के वेतन भत्ते व शक्तियाँ एक समान है। अब देखिए, चुनाव की जो अधिसूचना होती है, अधिसूचना राष्ट्रपति व राज्यपाल जारी करते हैं दोनों, लेकिन चुनावी तिथियों व मतदान के समय का निर्धारण भारतीय निर्वाचन आयोग करता है। कितना मोस्ट है ये कि चुनाव की जो अधिसूचना है वो तो राष्ट्रपति करता है केंद्र में तो, और राज्य में राज्यपाल जारी करते हैं, लेकिन जो चुनाव की तिथियां होती है और मतदान का जो समय होता है, कितने उसमें मतदान को कितने ग्रुप में मतलब कई उसमें कार्यकाल में करते हैं ना, तो उसका निर्धारण कौन करता है? अपना चुनाव आयोग, भारतीय निर्वाचन आयोग जो है वही मतदान के समय का निर्धारण करता है। चुनाव समाप्त होने से 48 घंटे पहले चुनाव प्रचार प्रसार बंद कर दिया जाता है। यानी बातें बड़ी छोटी छोटी हैं, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। चुनाव समाप्त होने से 48 घंटे पहले ही चुनाव प्रचार प्रसार बंद कर दिया जाता है। तो दोस्तों, ये छोटी छोटी बातों को मैं जो NCERT सार आपके सामने लेकर के आया हूँ, इस NCERT की बुक का जितना भी निचोड़ है संपूर्ण उसके आपके सामने प्रस्तुत है, और आप इन एक एक बातों को बारीकी से आप सुनिए और सुनकर के अपनी तैयारी को, जो आपने तैयारी करी है, सबसे पहले आप थ्योरी पढ़ लें, और इसके बाद में आप इस वीडियो पर मेरे इस चैनल पर आप इन वीडियो को 2-4 बार यदि सुन लेते हैं तो आपकी जो संपूर्ण तैयारी है वो रिवाइज हो जाती है। सेकंड ग्रेड का जो संपूर्ण कोर्स है वो संपूर्ण कोर्स मैं आपको इस चैनल पर उपलब्ध कराऊंगा, और सारे वीडियो राजस्थान जी के संबंधित, करंट से संबंधित,
तो दोस्तों आप इस पर लगातार बने रहें, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें और चैनल पर यदि पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको तुरंत इसका पता चले। और वीडियो यदि आपको पसंद आता है तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, लाइक करें। बस यही मेरा निवेदन है आपसे। भारतीय निर्वाचन आयोग के देखिए कार्य कौन कौन से हैं, क्योंकि आपको जो आजकल कथन और कारण से संबंधित क्वेश्चन होते हैं ना, तो वहाँ दे दिया जाता है निम्न में से कौन सा कार्य निर्वाचन आयोग का है, कौन सा नहीं है ना। तो स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से एक तो चुनाव को करवाना, कहीं भी कोई किसी प्रकार की धांधली हो, गड़बड़ी नहीं हो, लड़ाई झगड़े नहीं हो। भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा कौन कौन से चुनाव करवाए जाते हैं। अब देखिए चुनाव आयोग, भारतीय निर्वाचन आयोग जो है किस किस के चुनाव कराता है। एक तो राष्ट्रपति के, उपराष्ट्रपति के, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद, इनके चुनाव कौन करवाता है? भारतीय निर्वाचन आयोग। अब इसमें पंचायती राज नहीं आया है, पंचायती राज के चुनाव ये नहीं करवाता है। राज्य निर्वाचन आयोग का कार्य देखो, राज्य के अंदर स्थानीय निकाय, पंचायती राज व नगर पालिका के चुनाव करवाना, मतदाता सूचियां तैयार करना तथा उन्हें संशोधित नाम को जोड़ना, हटाना, ये सारा काम किसका है? राज्य निर्वाचन आयोग का। विभिन्न राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह आवंटित करना तथा चुनाव चिन्ह से संबंधित विवादों का निर्णय भारतीय निर्वाचन आयोग करता है। चुनाव चिन्ह का उद्देश्य होता है कि निरक्षर मतदाताओं को चुनावी रूप से साक्षर करना। और भारत में जो ये चुनाव चिन्ह था, इसके जनक कौन थे? कि चुनाव चिन्ह जो दिया जाता है इसके जनक कौन थे, अगर ऐसा पूछ लिया जाए तो MS सेठी। भारत में चुनाव चिन्ह के जनक कौन थे? MS सेठी। उम्मीदवारों की अधिकतम खर्च राशि, मतलब कि जो प्रत्येक कैंडिडेट जो चुनाव के अंदर खड़ा होता है मतदाता के उम्मीदवार के रूप में, तो उसका खर्च कितना होना चाहिए। तो लोकसभा के चुनाव में तो देखिए पूर्व में 70 लाख राशि थी, जो वर्तमान में 95 लाख बड़े राज्यों में किया गया है। यानी पूर्व में 70 लाख और वर्तमान में 95 लाख रुपए तक आप खर्चा कर सकते हैं चुनाव के अंदर, इससे ज़्यादा नहीं। लोकसभा के चुनाव में पूर्व में 54 लाख थी और जिसे वर्तमान में 75 लाख छोटे राज्यों में, बड़े राज्यों में तो कर दिया 95 लाख तक, और छोटे राज्यों में 75 लाख रुपए तक का आप खर्चा कर सकते हैं। अब विधानसभा के चुनाव में देखिए, विधानसभा के चुनाव में पूर्व में 28 लाख रुपए थी और जिसमें वर्तमान में 40 लाख कर दिया बड़े राज्यों में तो, और छोटे राज्यों में 20 लाख रुपए के स्थान पर वर्तमान में 28 लाख रुपए, छोटे राज्यों में 28 कर दिया और बड़ों में 40 लाख रुपए। राजनीतिक दलों के लिए अधिकतम खर्च की राशि की कोई सीमा नहीं है। राजनीतिक दल को राष्ट्रीय व राज्य स्तरीय दल का दर्जा कौन देता है? ये भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा दिया जाता है। कि राजनीतिक दल जो होते हैं उनको राष्ट्रीय स्तर का, कि कौन सी पार्टी जिसने राष्ट्रीय स्तर की मान्यता प्राप्त कर ली और किसने राज्य स्तर की, तो इसके लिए जो नियम बने हुए हैं उनका कार्य सारा भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा ही किया जाता है। राष्ट्रीय दल का दर्जा देखिए किस आधार पर दिया जाता है? राष्ट्रीय दल का। तो पिछले जो लोकसभा चुनाव होते हैं कुल वैध मतों का 6% वोट, अगर मान लो किसी पार्टी ने 6% वोट प्राप्त कर लिए या फिर 4 सीटें हासिल कर ली हो, कम से कम 4 राज्यों से 4 सीटें, या तो उसकी आ जाती हैं 4 सीटें वो जीत जाती है, या फिर 6% वोट, तो उसको किसका दर्जा दिया जाता है? राष्ट्रीय दल का। अथवा में दूसरी शर्त ये होती है कि पिछले लोकसभा चुनाव में कुल सीटों का या तो 2%, जितनी सीटें होती हैं उसके अंदर उनका 2% या फिर 11 सीटें प्राप्त की हो कम से कम 3 राज्यों में, या फिर अथवा में तीसरी शर्त ये होती है कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल का दर्जा यदि उसको प्राप्त है तो उसको राष्ट्रीय स्तर का दर्जा मिल जाता है उस दल को। अब राज्य स्तर पर देखिए, राज्य स्तर पर कौन कौन सी शर्तें होती हैं दल का दर्जा प्राप्त करने की? पिछले विधानसभा के चुनाव में कुल वैध मतों का 6% मत, तो 6% ही केंद्र में है, 6% यहाँ पर है, 6% या तो वोट मिले हो उसको और 2 सीटें प्राप्त की हो, अथवा कुल वैध मतों का 8% प्राप्त किया हो, अथवा कुल विधानसभा सीटों में 3% या 3 सीटें, इन दोनों में से जो भी अधिक हो प्राप्त होने पर, अथवा में लोकसभा चुनाव में कुल वैध मतों का 6%, कम से कम 1 लोकसभा में सीट प्राप्त की हो, 25 सीटों पर 1 सीट। भारतीय निर्वाचन आयोग एक अर्ध न्यायिक निकाय है। कैसा निकाय है भारतीय निर्वाचन आयोग? एक अर्ध न्यायिक निकाय। अनुच्छेद 103 सांसदों MP को चुनाव में भ्रष्टाचार के आधार पर अयोग्य राष्ट्रपति घोषित करता है भारतीय निर्वाचन आयोग से परामर्श करके। अनुच्छेद 103 जो है ना, वो सांसदों को चुनाव में भ्रष्टाचार के आधार पर अयोग्य घोषित कर देता है।
अनुच्छेद 192 का संबंध है विधायक जो एमएलए होते हैं उनको चुनाव में भ्रष्टाचार के आधार पर अयोग्य राज्यपाल घोषित करता है भारतीय निर्वाचन आयोग से परामर्श करके। तो 103 में तो होते हैं जो सांसद भ्रष्टाचार करते हैं उनको अयोग्य घोषित करना राष्ट्रपति के द्वारा, और 192 में जो एमएलए होते हैं हमारे विधायक उनको भ्रष्टाचार करने पर राज्यपाल जो है उनको क्या घोषित करता है, भ्रष्ट घोषित। भारतीय निर्वाचन आयोग 3 प्रकार के चुनाव करवाता है। एक तो होते हैं आम चुनाव, आम चुनाव जो प्रत्येक 5 साल बाद होने वाले चुनाव है ना। एक होता है मध्यावधि चुनाव, जब लोकसभा और विधानसभा भंग हो जाती है और इसमें जो जीतता है वो पूरे 5 वर्ष कार्य करता है। और तीसरे होते हैं उपचुनाव, सीट रिक्त होने पर, त्यागपत्र देने पर, निधन होने पर या किसी को कोई सजा होने पर, और इसमें जीतने वाला शेष कार्यकाल के लिए कार्य करता है। तो इस तरीके से निर्वाचन आयोग 3 प्रकार के चुनाव करवाता है, आम चुनाव, मध्यावधि चुनाव और उपचुनाव। भारतीय निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324 से 329 तक इसके अंदर इसका वर्णन है। अनुच्छेद 325 के अंदर क्या होता है कि धर्म, मूलवंश, जाति या लिंग के आधार पर किसी व्यक्ति का निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किए जाने के लिए अपात्र न होना और उनके द्वारा किसी विशेष निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किए जाने का दावा न किया जाना। यानी कि धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग के आधार पर ना तो किसी का नाम मतदाता सूची में जोड़ा जाता है और ना ही हटाया जाता है। इसका संबंध अनुच्छेद 325 से है। अनुच्छेद 326 में वयस्क मताधिकार, वयस्क मताधिकार का मतलब होता है कि प्रत्येक व्यक्ति जो भारत का नागरिक है कम से कम 18 वर्ष की आयु हो गई और संविधान द्वारा बनाई गई किसी विधि के अधीन जो है उसको मतदाता सूची में अपना पंजीकरण वो व्यक्ति करा सकता है। 61वां संविधान संशोधन 1989 में राजीव गांधी जो प्रधानमंत्री थे उनके तहत मत देने की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया। ये कब किया था? 1989 में राजीव गांधी के द्वारा 61वें संविधान संशोधन में। पहले 21 वर्ष थी वोट देने की आयु, लेकिन 89 के बाद इसको 18 वर्ष कर दिया। मताधिकार व चुनाव लड़ने का अधिकार वैधानिक अधिकार है। यह संवैधानिक या मूल अधिकार नहीं है। मत का देने का अधिकार और चुनाव लड़ने का जो अधिकार है वो कैसा अधिकार है? वैधानिक अधिकार, विधि के आधार पर। यह संवैधानिक एवं मूल अधिकार नहीं है। अनुच्छेद 327 का संबंध है विधानमंडलों के लिए निर्वाचनों के संबंध में उपबंध करने की संसद की शक्ति। अब देखिए मतदान जागरूकता एवं चुनाव सुधार संबंधी कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक देखिए। वीवीपैट एक होता है वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल। ये पर्ची 7 सेकंड तक दिखाई देती है। वीवीपैट जो होती है पर्ची, जब आप मतदान करने के लिए जाते हैं तो वहाँ जो आवाज़ आती है और जो पर्ची एक बाहर निकलती है वो 7 सेकंड तक दिखाई देती है। सर्वप्रथम इसका प्रयोग नौक्सर नागालैंड लोकसभा सीट में किया गया था 2013 में, और इसका प्रयोग गोवा में राज्य के विधानसभा चुनाव में किया गया था। राजस्थान में इस वीवीपैट का सर्वप्रथम प्रयोग धौलपुर उपचुनाव सीट पर हुआ था। आपसे पूछा जाएगा कि राजस्थान में सबसे पहले वीवीपैट का उपयोग या प्रयोग कहाँ पर किया गया था? सबसे पहले धौलपुर के अंदर जो उपचुनाव हुए थे उनके अंदर हुआ था। इसका ईवीएम जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, इसके जनक कौन थे? एम हनीफ। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम के जनक एम हनीफ है, और ईवीएम का सर्वप्रथम प्रयोग 1999 में गोवा विधानसभा चुनाव में किया गया था। सबसे पहले ईवीएम का प्रयोग कहाँ हुआ था? गोवा के अंदर 1999 में। राजस्थान की 12वीं विधानसभा का चुनाव 2003 में ईवीएम का प्रयोग किया गया था। राजस्थान के अंदर 12वीं विधानसभा में हुआ था और इंडिया लेवल पर जो था गोवा विधानसभा में हुआ था सबसे पहले, लेकिन राजस्थान में 2003 में 12वीं विधानसभा। भारत की 14वीं लोकसभा चुनाव 2004 में पूर्णतः ईवीएम का प्रयोग किया गया। 2003 में तो विधानसभा में लिया था इसका प्रयोग, और 14वीं विधानसभा लोकसभा के जो चुनाव हुए 2004 में, तो वहाँ पूरा जो काम था वो सारा ईवीएम से ही हुआ था, पूरा इलेक्शन। ईवीएम का पहली बार इस्तेमाल मई 1982 में केरल के परूर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में किया गया था। वर्तमान में मतदान के लिए वीवीपैट युक्त ईवीएम का M2 और M3 संस्करण प्रयोग में लाया जा रहा है। ईवीएम मशीन अवैध मतों की संभावना कम करती है तथा गणना प्रक्रिया को तेज बनाती है। यानी इसके यही फायदे हैं कि जो अवैध मत होते हैं उनकी संभावना इसमें कम रहती है और गणना जो प्रक्रिया है वो बहुत जल्दी संभव हो जाती है। कुछ चुनाव सुधार संबंधी कुछ समितियाँ भी है हमारे संविधान के अंदर, जो देखिए जयप्रकाश नारायण समिति 1974 में, तारकुंडे समिति 1974, दिनेश गोस्वामी समिति 1990
और 97 में लागू हुई थी ये। दिनेश गोस्वामी 90 में तो बनी थी और 1997 से लागू। इंद्रजीत गुप्ता समिति 1998, संथानम समिति 1962, सकधर समिति 1981, सेशन समिति 1992। यदि आपसे पूछ लिया जाए निम्न में से चुनाव सुधार संबंधी समितियां कौन कौन सी है या कौन सी नहीं है, तो इनको याद रखेंगे। आगे और भी हैं, मोइली समिति 2007, रेड्डी समिति 2011, वर्मा समिति 2013। अब इनमें जो दिनेश गोस्वामी समिति है 1997 में लागू, इसने सिफारिश की थी कि कोई भी उम्मीदवार 2 सीटों पर अधिकतम चुनाव लड़ सकता है। ये किसने कहा था? दिनेश है। तो से के अंदर 2 आ रहा है, से के अंदर क्या आ रहा है? 2। ये हमारा जो सलगम वाला से है ना, ये 2 के आकार में बनता है। तो इस तरीके से इसको ध्यान रखेंगे, वेरी मोस्ट है ये, कि कोई भी उम्मीदवार 2 सीटों पर अधिकतम चुनाव लड़ सकता है। ये किसने कहा था? दिनेश गोस्वामी समिति 1997 में जो लागू हुई थी उसने कहा था ये। दिनेश गोस्वामी समिति राष्ट्रीय मोर्चा सरकार द्वारा आम चुनाव सुधारों पर सुझाव देने के लिए गठित की गई थी। दिनेश गोस्वामी एक व्यक्ति का नाम था, उसकी अध्यक्षता में इसका गठन किया गया। इसने कहा था कि मतदान इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन से होना चाहिए और मतदाताओं को फोटो युक्त पहचान पत्र उपलब्ध कराया जाना चाहिए। इसके अलावा सीटों के आरक्षण हेतु चक्रानुक्रम पद्धति अपनाई जाए और रिक्त हुए स्थान के लिए 6 माह के अंदर चुनाव करवाना अनिवार्य हो। लोकसभा व विधानसभा चुनावों के लिए उम्मीदवार की आयु 21 वर्ष या इससे अधिक तथा राज्यसभा एवं विधान परिषद की उम्मीदवार की आयु 25 वर्ष। देखिए, लोकसभा और विधानसभा में तो उम्मीदवार की आयु कितनी? 21 वर्ष, और राज्यसभा में और विधान परिषद में आयु 25 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए। ये किसने कहा था? दिनेश गोस्वामी समिति ने। किसी भी व्यक्ति के 2 से अधिक स्थानों पर चुनाव लड़ने पर रोक होनी चाहिए। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा में विपक्ष के नेता परामर्श द्वारा की जानी चाहिए। ये भी कहा था इन्होंने कि जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होनी चाहिए और भारत के मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा में विपक्ष के नेता का परामर्श भी इसमें बहुत जरूरी है। आदर्श आचार संहिता, देखिए जब चुनाव होते हैं तो चुनाव से पहले एक आचार संहिता लगती है और वो अनुच्छेद, उसका संबंध है अनुच्छेद 324 से। आदर्श आचार संहिता से संबंधित प्रावधान चुनाव आयोग बनाता है। इसके अंदर आदर्श आचार संहिता राज्यों के चुनाव में भी लागू रहती है। आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन, ये सर्वप्रथम जो आदर्श आचार संहिता थी 1960 में केरल में लागू हुई थी। ये सबसे पहले कहाँ पर लागू हुई थी? केरल में। तो क्या हमारा सबसे पहले आता ही है वर्णमाला के अंदर? केरल। ऐसे ध्यान रखेंगे। आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन एक कानूनी अपराध नहीं है। विधायकों, सांसदों का चुनाव, वयस्क मताधिकार, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 में राष्ट्रीय शब्द ब्रिटिश कानून के विरुद्ध प्रतिक्रिया से है। एक है नोटा। ये भारत में नोटा का प्रयोग करने वाला भारत जो हमारा कौन सा देश है? 14वां देश बन गया नोटा। तो एन से हो गया नन ऑफ द अबोव, नन ऑफ द अबोव। नोटा का सर्वप्रथम उपयोग हुआ था छत्तीसगढ़ के अंदर। कहाँ पर हुआ था? छत्तीसगढ़ में 2013 में। और नोटा का जो प्रतीक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन अहमदाबाद ने तैयार किया था ये नोटा। लोकसभा चुनाव 2014 में नोटा का प्रयोग किया गया था। राइट टू रिकॉल और होता है एक जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों को वापस बुलाना। एक होता है हेलो वोटर्स। ये निर्वाचन आयोग वेब रेडियो कार्यक्रम है। हेलो वोटर्स क्या है? वेरी मोस्ट है, ये पूछा जाएगा हेलो वोटर्स क्या है। तो यह निर्वाचन आयोग वेब रेडियो कार्यक्रम है और जिसका राष्ट्रपति द्वारा 25 जनवरी 2021 को 11वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर उद्घाटन किया गया था। इसके अंदर चुनाव की कहानियाँ, मत मूल्य, हम किसी से कम नहीं, मतदान में विश्वास, प्रेरणादायक गीत, है ना, मेहमानों के वीडियो संदेशों की जानकारी कराना, ये सारी बातें इसके अंदर होती है। एक होता है ई एपिक। ये मतदाता फोटो पहचान पत्र का डिजिटल संस्करण है और यह फोटो पुस्तिका है जो विश्व महामारी के बीच चुनाव कराने की चुनौतीपूर्ण यात्रा प्रस्तुत करती है। कौन सी? कंडक्टिंग इलेक्शन ड्यूटी पैंडेमिक ए फोटो जर्नी। एक होता है स्वीप कार्यक्रम। ये मतदाता जागरूकता कार्यक्रम है। दोस्तों ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है कि स्वीप कार्यक्रम क्या है, हेलो वोटर्स क्या है ना, नोटा क्या है, दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध किससे है। तो ये सारी बातें आपके लिए बहुत मोस्ट हैं। तो स्वीप कार्यक्रम में देखिए क्या है, एक मतदाता
जागरूकता कार्यक्रम, और इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2009 में। भारत में चुनाव सुधार का प्रथम चरण 1950 से 1996 में हुआ था, जिसमें मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 कर दी गई थी, जो 1989 में की थी 61वें संविधान संशोधन में। 2 से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ने पर पाबंदी 1996 में लगाई थी। उम्मीदवार की मृत्यु पर चुनाव का रद्द नहीं होना, ये 1996 में। और ईवीएम जो थी उसका प्रचलन और फोटोयुक्त पहचान पत्र जारी 1982 में केरल में हुए थे। इसके अलावा जो दूसरा चरण था वो 96 से 2000 में, और तीसरा चरण 2000 से वर्तमान तक इस तरीके से चुनाव प्रक्रिया में जो है शुरुआत की गई सुधारों की। एक होता है सी विजिल ऐप। सी विजिल ऐप यह एक मोबाइल एप्लीकेशन है जो निर्वाचन आयोग द्वारा मतदान से संबंधित अनियमितताओं की शिकायत दर्ज करने हेतु शुरू किया गया है। ये सी विजिल ऐप, तो सी फॉर शिकायत, शिकायत के लिए है ये। प्रथम आम चुनाव 1951-52 में, कब 51.15% मतदान हुआ था उस समय पहले चुनाव में। 17वीं लोकसभा के चुनाव में 2019 में 67.11% मतदान हुआ। चुनाव आयोग द्वारा नामांकन दाखिल करने के लिए 8 दिन का समय दिया जाता है तथा उसके बाद 2 दिन के अंदर नामांकन वापस लिया जा सकता है। 14 दिन चुनाव प्रचार का समय मिलता है और मतदान समाप्त होने के 48 घंटे पूर्व चुनाव प्रचार रोक दिया जाता है। यदि किसी व्यक्ति को न्यायालय द्वारा 2 वर्ष से अधिक की सजा सुना दी जाती है तो संसद द्वारा बनाए गए जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत 6 वर्ष तक चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। एक होता है एग्जिट पोल, निर्गम मत सर्वेक्षण अभिव्यक्ति का प्रयोग ये जानने के लिए किया जाता है कि मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किसी प्रत्याशी के पक्ष में किया है। भारत के विधि आयोग का जो 170वां, 244वां और 255वां जो प्रतिवेदन है वो निर्वाचकीय सुधारों से संबंधित है। यदि भारत में एक राज्य एक चुनाव की व्यवस्था लागू की जाती है तो अनुच्छेद 83, 85, 172, 174 व 356 आदि में संशोधन की आवश्यकता होगी। इनके अंदर क्या होगा? संशोधन। अब देखिए, एक साथ चुनाव का प्रावधान, एक देश एक चुनाव का जो वर्तमान में सरकार का मेन वो चल रहा है, तो स्वतंत्रता के बाद 1967 तक 4 बार, यानी 52 के में 5 जोड़ेंगे 57 के बाद 5 साल 62 और 62 के बाद में 67 लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ हुए थे। 1967 में 8 राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकारें बनने से संपूर्ण संघीय ढांचे पर कांग्रेस के एकत्र वर्चस्व की समाप्ति से कुछ समय बाद ही गैर कांग्रेसी सरकारों को भंग कर मध्यावधि चुनाव करवाए गए थे, और तब से लेकर आज तक एक साथ चुनाव का चक्कर नहीं बन पाया, जिससे देश में कहीं न कहीं चुनाव होते रहते हैं। मतलब 1967 तक तो ये दोनों चुनाव जो थे हमारे लोकसभा और विधानसभा के एक साथ थे। फिलीपींस में राष्ट्रपति से लेकर ग्राम पंचायत तक के सभी चुनाव एक साथ होते हैं, जबकि दक्षिण अफ्रीका में राष्ट्रीय व प्रांतीय चुनाव 5 वर्ष पर एक साथ होते हैं तथा नगर निकायों का चुनाव 2 वर्ष बाद होते हैं। चुनाव आयोग 1983 में प्रथम बार लोकसभा व राज्य विधानसभा के चुनाव एक साथ कराने का सुझाव दिया था, सबसे पहले जस्टिस बीपी जेवन रेड्डी की अध्यक्षता वाले कानून आयोग ने। फिर इसके बाद 1999 में उन्होंने रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। एक बनी थी हमारी रामनाथ कोविंद समिति, तो इस समिति का जो संबंध था 2 सितंबर 2023 में केंद्र सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नेतृत्व में एक राष्ट्र एक चुनाव पर उच्च स्तरीय समिति का गठन किया, और जिसमें हरीश साल्वे, अमित शाह, गुलाब नबी, अधीर रंजन चौधरी, NK सिंह, सुभाष कश्यप, संजय कोठारी सदस्य थे। और इस समिति ने 14 मार्च 2024 में अपनी रिपोर्ट दी थी, रामनाथ कोविंद समिति ने। अब इस समिति की प्रमुख सिफारिशें देखिए कौन कौन सी थी। सर्वप्रथम प्रथम चरण में लोकसभा और राज्य विधानसभा के चुनाव एक साथ कराए जाएं, और दूसरे चरण में 100 दिन के भीतर स्थानीय निकाय जो है हमारे पंचायत राज नगर पालिकाओं के चुनाव एक साथ कराए जाएं, और सभी विधानसभाओं का कार्यकाल 2029 तक बढ़ाया जाए। एक साथ चुनाव हेतु समिति ने संविधान में संशोधन की सिफारिश की थी। तो एक बार पुनः देखेंगे कि रामनाथ कोविंद जो समिति थी इसने सिफारिश की थी कि भाई लोकसभा और राज्य विधानसभा के चुनाव एक साथ कराए जाएं, और दूसरे चरण में 100 दिन के भीतर, कितने दिन के भीतर? 100 दिन के भीतर करवानी चाहिए किसके? पंचायत राज के चुनाव, और सभी विधानसभाओं का कार्यकाल 2029 तक बढ़ाया जाए। अनुच्छेद 82 क का संबंध है
कि यह अनुच्छेद जोड़कर एक साथ चुनाव कराने की प्रक्रिया का प्रावधान किया जाएगा कि भारत के राष्ट्रपति आम चुनाव के बाद लोकसभा की पहली बैठक की तारीख को अधिसूचना जारी करके इस अनुच्छेद के प्रावधान को लागू कर सकते हैं और अधिसूचना की उस तारीख को निर्धारित तिथि कहा जाएगा। इसके अलावा 129वां जो संविधान संशोधन विधेयक है 2024, ये 17 दिसंबर 2024 को लोकसभा में पेश किया गया था और इसका संबंध एक राष्ट्र एक चुनाव से है। 129वां जो संशोधन था उसका संबंध भी यही था कि एक राष्ट्र एक चुनाव। इस विधेयक में प्रावधान है कि संविधान में नया अनुच्छेद 82A जोड़ने व अनुच्छेद 83, 172 और 327 में संशोधन किया जाएगा। दिसंबर 2024 में एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक पर भाजपा सांसद पीपी चौधरी की अध्यक्षता में 39 सदस्यीय, जिसमें लोकसभा से 27 और राज्यसभा से 12, एक संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया था। कब किया था? दिसंबर 2024 में। एक राष्ट्र एक चुनाव जिसकी अध्यक्षता थी भाजपा सांसद चौधरी की अध्यक्षता में था, वो 39 सदस्य थे इसके अंदर। अब भारत के जो प्रमुख निर्वाचन आयुक्त हैं तो सबसे पहले थे सुकुमार सेन, जो 1950 में 21 मार्च 1950 को इन्होंने कार्यकाल प्रारंभ किया था और 1958 में इनका कार्यकाल समाप्त। के सुंदरम इसके बाद में, और SP सेन वर्मा, नगेंद्र सिंह, T स्वामीनाथन, SL सक्कधर, RK त्रिवेदी, RVS शास्त्री, VS रमा देवी, TN शेषन, MS गिल, JM लिंगदोह, TS कृष्णमूर्ति, और इस तरीके से N गोपाला स्वामी है, चावला है, संपत है, हरिशंकर वर्मा है ना। और वर्तमान में ज्ञानेश कुमार 19 फरवरी 2025 से लगातार, ज्ञानेश कुमार कब से? 19 फरवरी 2025 से। देश की प्रथम महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी? श्रीमती VS रमा देवी, ये कार्यवाहक थी। और देश के प्रथम मुस्लिम मुख्य चुनाव आयुक्त यदि पूछ लिया जाए तो डॉक्टर शहाबुद्दीन याकूब कुरैशी थे। तो इस प्रकार से दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर, इस ऑडियो के अंदर आपने सुना केंद्रीय निर्वाचन आयोग के बारे में। दोस्तों यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो मैं कहता हूं अभी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो यदि आपको पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।